बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना CS 101 का क्विज नंबर 3 करेंगे। क्विज नंबर 3 में मैं आप लोगों को आज 100 MCQs बताऊंगी जो कि आप लोगों के मॉड्यूल नंबर 82 से लेके आगे 100 एंड मॉड्यूल 125 तक हैं। फाइनल टर्म के हवाले से भी आप लोगों के लिए ये जो क्विजेस वीडियोस हैं, अभी जो फाइनल टर्म में जितने भी क्विजेस वीडियोस आएंगे अपने फाइनल टर्म का पेपर देने से पहले आपने वो वीडियोस को लाजमी देख के जाना है। ताज़े ताज़े आप लोगों के माइंड में MCQs होंगे, आप लोग आसानी से जाके उसको जो है ना वो कर लेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को आप लोगों ने लाइक भी जरूर करना है। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, चैनल को आगे सब्सक्राइब भी किया करें और आगे आप लोग शेयर भी किया करें, बाकी बच्चों को रिकमेंड किया करें। इसके अलावा आप लोगों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए हमारे चैनल हालिम स्टडी इनसाइड पे अवेलेबल हैं। चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी मैंने बहुत सारे जो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने प्लेलिस्ट के मैंने लिंक्स लगा दिए, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। और ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं CS 101 का, यू कैन आल्सो ज्वाइन। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी, आप लोग वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, व्हाट इज स्टेप वाइज रिफाइनमेंट इन एल्गोरिथम डिस्कवरी। एल्गोरिथम डिस्कवरी में जब आप यानी कि एल्गोरिथम जब आप लोग पता जो है वो कर रहे होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को आप लोग एल्गोरिथम के थ्रू आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट वो होती है कि आप लोग पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर आप लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। Which of the following semantic structures is used in algorithms for making decisions based on conditions? एल्गोरिथम्स के अंदर जो आप सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जो कि कंडीशंस की बेस पे, तो वो उसको हम लोग जो है ना वो लूप स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, यानी कि बार बार कंडीशंस को चेक करना। अगर तो कंडीशन अगर आप लोगों की फॉल्स आ रही है तो दोबारा से एग्जीक्यूट करना, सॉरी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो तब तक बोर्ड जो है ना वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, यहाँ तक कि वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, निगेट हो जाए, तो फिर आपका प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये लूप स्ट्रक्चर्स होते हैं। What is the key advantage of assigning precise definitions to primitives that are used in algorithm representation? Algorithm representation के अंदर जो primitives को के लिए आप लोग छोटी छोटी definitions आप लोग assign करते हैं, उसका एक तो advantage क्या होता है कि it removes problems of ambiguity। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कोई कंफ्यूजन होना, कोई चीज़ या कोई मसला आप लोगों के सामने को गैर वाज़िया नज़र आना, वाज़िया तौर पे आप लोगों को पता ना चलना, दैट इज़ एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए ही आप लोग प्रिमिटिव्स को कुछ डेफिनेशंस आप लोग असाइन करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, इट रिमूव्स प्रॉब्लम्स ऑफ एम्बिग्यूटी। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम्स। जो पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम होते हैं उसमें दो कीज जो है ना वो यूज की जाती हैं। इंक्रिप्शन की अलग होती है एंड यानी कि एक होती है पब्लिक की होती है और उसके बाद एक प्राइवेट की होती है। दो तरह की कीज होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो है ना वो 2 कीज आप लोग यूज करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, द यूज ऑफ 2 कीज फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। What is the purpose of the provided pseudo code? अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो pseudo code है इसका पर्पस मेनली क्या है। तो पर्पस को आप लोगों को ये जो पहला होता है ना जहाँ पे डेफिनेशन होती है आप लोगों के सारे प्रॉब्लम की, वहीं से आप लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए डेफ यानी कि डेफिनेशन, फाइंड मैक्स यानी कि ये जो pseudo code है इसका मकसद क्या है कि मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इधर से आप लोगों को पता चल गया, पहली लाइन से ही हम लोग इधर देखते हैं तो फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर इन अ लिस्ट, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। A dash alters the execution sequence of the program. Control statement alters the execution sequence of the program. ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। How does the termination condition relate to the while statement in pseudocode? Termination condition यानी कि while statement के साथ termination condition को आप लोग कब रिलेट करते हैं? देखिए, जो कंडीशन वाइल स्ट्रक्चर के अंदर दी हुई होती है, जब वो फॉल्स हो जाए, निगेशन हो जाए, उसका रिफ्यूजल हो जाए, तो वहां पे हम टर्मिनेशन कंडीशन जो है ना वो पूरी हो जाती है। तो इट इज द निगेशन ऑफ द कंडीशन अपीयरिंग इन द वाइल स्ट्रक्चर की जो टर्मिनेशन होती है वो असल में वाइल स्ट्रक्चर में बताए गए कंडीशन को निगेट कर रही होती है। ठीक है, वाइल स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद चेकिंग। वाइल स्ट्रक्चर को आप लोग कैसे स्टार्ट करते हैं?
कंडीशन को चेक करते हैं, वहां से स्टार्टिंग होती है। तो चेकिंग कंडीशन जो है ना, ये इसका राइट आंसर है। व्हाट टर्म डू कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज टू कैप्चर द आइडिया ऑफ एन एल्गोरिथम बीइंग एग्जीक्यूटेबल? वो कौन सी टर्म है जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज करते हैं इस आइडिया को कैप्चर करने के लिए कि जो है ना एल्गोरिथम जो है वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, उसके लिए टर्म अफेक्टिव यूज करते हैं। यानी कि कोई एल्गोरिथम अफेक्टिव है तो उसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूटेबल होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। तो इफेक्टिव जो है राइट आंसर है। व्हाट अप्रोच यूजेस द इंपेरेटिव पैराडाइम यूजेस फॉर द प्रोग्रामिंग प्रोसेस? कौन सी अप्रोच इंपेरेटिव पैराडाइम के अंदर आप लोग यूज करते हैं? अच्छा, इंपेरेटिव जो पैराडाइम होता है वो होता है कि जिसमें आप लोग एल्गोरिथम फाइंड करते हैं, लिखते हैं। पहले आप लोग एल्गोरिथम के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, उसको बनाते हैं, देन आप लोग एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, फाइंडिंग एन एल्गोरिथम एंड एक्सप्रेसिंग इट एज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। डैश इज अ पैकेज कंटेनिंग अ पार्टीज नेम एंड दैट पार्टीज पब्लिक की। ये होता है सर्टिफिकेट जिसमें पार्टी नेम और पार्टी की जो पब्लिक की होती है वो दोनों उसमें लिखे होते हैं, दैट इज अ सर्टिफिकेट, इसका राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि लेट अ लिस्ट फ्रेड, एलेक्स, डियाना, बायरन एंड कैरल। वो कह रहे हैं कि जब आप लोग पहली सब लिस्ट अपने लिस्ट में से सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा। पहली सब लिस्ट कौन सी बन रही है? फ्रेड और एलेक्स। ठीक है, इन दोनों की सब लिस्ट बन रही है ना, पहली तो यही है। तो इसको अगर आप लोग अरेंज करें तो क्या आएगा? एलेक्स पहले आ जाएगा, फ्रेड बाद में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ पहली सब लिस्ट को आप लोगों ने सॉर्ट करना था, बाकी चीजों को नहीं छोड़ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? एलेक्स, फ्रेड और आगे जैसे क्वेश्चन में ना डियाना, बायरन एंड कैरल, ये बिल्कुल सेम वैसे ही हम लोग लिखेंगे। तो ये इसका राइट आंसर है। How many comparisons are required to sort the elements using the insertion sort algorithm? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे जो है ना ये 5 इसमें कंपैरिजंस बनते हैं। ये यहाँ पे गलत जो है ना वो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों ने कितने नंबर्स को सॉर्ट आउट यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा। तकरीबन ये जो 4 नंबर्स है ना, आप लोगों को इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और इसके लिए जो आप लोग कंपैरिजंस आप लोगों के बनेंगे वो 5 बनेंगे। ठीक है, तो 5 जो है ना इसका राइट आंसर है। What would be the next statement? Definition यानी कि def है find max, max is equal to first number in the list, current second number in the list, while elements in the list exist. अच्छा, while जब आप लोग करते हैं ना तो साथ में आप लोग दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बतानी है? while अब उन्होंने बताया था if max is smaller than current, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें ये वाली आएगी if max smaller than current. How is the termination condition reached in loop control? Termination condition आती कैसे loop control के अंदर? Termination condition आती है कि बार बार मॉडिफिकेशन स्टेप को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बार बार चेकिंग होती है। ठीक है, और कंडीशन चेक होती है, फिर कंडीशन को थोड़ा वो जब हर स्टेप पे कुछ मॉडिफिकेशन होती है और मॉडिफिकेशन को आप लोग अप्लाई करते हैं, देन आप लोग कंडीशन को वहां पे लगा के आप लोग चेक करते हैं। अगर आप लोगों की कंडीशन पूरी ना हो रही हो तो फिर आप लोग वहां पे जाके तब टर्मिनेशन होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो बाय अप्लाइंग दी मॉडिफिकेशन स्टेप रिपीटेडली, ठीक है, बार बार आप लोग मॉडिफिकेशन स्टेप को अप्लाई करते हैं। इसका राइट आंसर है व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन? पब्लिक की इंक्रिप्शन में जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो असल में हम लोग कहते हैं कि वो एक ऑथेंटिक मार्क होता है मैसेजेस के ऊपर। जो प्राइवेट की के साथ जो मैसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए वो एक ऑथेंटिक मार्क की तरह काम करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। What might be true about the value of finding a related problem in problem solving? क्या चीज ट्रू है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, एक जो पूरा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक टेक्निक होती है उसके अंदर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग आर रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जब आप लोग कोई प्रॉब्लम को आप लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू होती है? जाहिर सी बात है जब आप लोग किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं तो आप लोग एक जनरल एल्गोरिथम या एक जनरल एक सॉल्यूशन आप लोग डेवलप करने के काबिल हो जाते हैं ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आप लोग फाइंड कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाती है जनरल एल्गोरिथम्स डेवलप करने में। इट हेल्प्स डेवलप जनरल एल्गोरिथम्स विच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन के लिए वेल डिफाइंड प्रिमिटिव्स का होना जरूरी है। दो तरह के प्रिमिटिव्स होते हैं, सिमेंटिक प्रिमिटिव्स होते हैं और सिंटैक्स प्रिमिटिव्स होते हैं, तो वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। वेल डिफाइंड प्रिमिटिव्स आप लोग ने यहाँ पे याद रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस इन द लूप स्ट्रक्चर? लूप स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रोल प्रोसेस क्या करता है कि लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्रोसेस का ये होता है टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप।
उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, हाउ मैनी इटरेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 88 इन द फॉलोइंग एरे। इसमें कितनी इटरेशंस होंगी? देखिए सबसे पहले हम लोग एक टारगेट लेंगे, उसको हम लोग पहले नंबर को हम लोग 5 के साथ मैच करेंगे, ठीक है, कि ये 88 है या नहीं है। ये 88 नहीं है, देन उस नंबर को सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड इटरेशन में 6 के साथ मैचिंग होगी, थर्ड में 77 के साथ और फोर्थ में 88 के साथ। तो कुल हम लोगों ने कितनी इटरेशंस की? हम लोगों ने 4 इटरेशंस की। The initialization step in the loop structure establishes a starting condition. लूप स्ट्रक्चर जब भी आप लोग बनाते हैं तो उसका जो शुरू का जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि आप लोग सबसे पहले क्या इस्टेब्लिश करते हैं, कंडीशन को आप लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं और फिर उसी कंडीशन को बार बार आगे आप लोगों के एल्गोरिथम में चेक होना होता है। इफ द प्रोवाइडेड जीरो कोड, व्हाट इज द रोल ऑफ द करंट वेरिएबल। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि करंट वेरिएबल जो है यानी कि सेकंड नंबर इज इन द लिस्ट, इसका क्या जो है ना वो इसका मकसद क्या है। यहाँ पे करंट वेरिएबल का मकसद है कि जो आप लोग करंट वैल्यू आप लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको स्टोर करते जाना, ठीक है, एट द स्पेसिफिक टाइम। जब भी आप लोग कंपेयर करेंगे हर स्टेप के साथ तो उसकी जो वैल्यू थी उसको स्टोर करना, ये करंट वेरिएबल का यहाँ पे काम है। इट स्टोर्स द करंट वैल्यू बीइंग कंपेयर्ड। In Dash paradigm, task of the programmer is to develop a precise problem statement rather than designing an algorithm for solving the problem. अच्छा, एक वो पैराडाइम होता है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक प्रेसिस ही आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं। जस्ट आप लोग ये कहते हैं कि ये वाली जो है ना वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सिर्फ जो है ना वो आप लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है ना आप लोग उसके लिए डिजाइन नहीं करते, कोई एल्गोरिथम आप लोग उसके लिए डिजाइन नहीं करते। तो ये वाला जो पैराडाइम होता है वो होता है डिक्लेरेटिव पैराडाइम, जिसमें आप लोग प्रेसिस सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रोल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस यही था कि इट एड्रेसेस द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की प्रिवेंशन के लिए ये ऑर्डिनेंस बनाया गया था 2007 में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है उसका मकसद ये होता है कि उसने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ये इसका राइट आंसर है। पोलियास एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू इवेल्युएट द सॉल्यूशन फॉर। पोलियास की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एनालिसिस है वो उसने क्यों उसने कहा था कि जब भी कोई आप लोग प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करना हो तो आप लोग सॉल्यूशन को इवेल्युएट करें। क्यों इवेल्युएट करें? एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इवेल्युएट करें कि आप लोगों का सॉल्यूशन एक्यूरेट है या नहीं है। टू इवेल्युएट द सॉल्यूशन फॉर एक्यूरेसी जो है ना ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। In the context of the provided zero code, what is the purpose of the statement count is equal to count minus 1। देखिए यहाँ पे इस फंक्शन में काउंट में से 1 जो है ना वो माइनस हो रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है ना काउंटर का, तो टू डिक्रीमेंट द काउंटर, ये इसका पर्पस है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि। इफ while I smaller than equal to n the loop will keep executing until I remains, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आई तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक जो है ना वो लेस देन या इक्वल टू एन होती है, ठीक है, यानी कि तब तक इसने एग्जीक्यूट होना है जब तक आई लेस देन या इक्वल टू एन रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, जो हम लोग करते हैं ना इफ एल्स वाली जो हम लोगों ने कंडीशन बतानी होती है उसमें आप लोगों ने क्या होता है, कैसे लिखना होता है। सबसे पहले होता है इफ, देन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी होती है, देन स्टेटमेंट होती है, फिर उसके बाद यानी कि स्टेटमेंट ए, उसके बाद एल्स होता है और उसके बाद आपने स्टेटमेंट बी बतानी होती है। तो ये इसका जो है ना वो राइट आंसर है। आगे जो है द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स के लिए ये है कि अलग अलग करके ये इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एट अ टाइम जो है ना वो एक ही इनपुट हम लोग इसको दे सकते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को फाइंड आउट करने के लिए f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय n, ये मल्टीप्लाई वाला जो है ना ये यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, इन व्हाट केस बोथ द प्रिंट स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो कौन सा केस है जिसमें ये दोनों की दोनों सिचुएशंस प्रिंट हो सकती हैं इफ एल्स में से। तो ऐसी कभी भी नहीं होता जूडो कोड के अंदर कि जो आपने इफ और एल्स में दो स्टेटमेंट्स दिए वो दोनों स्टेटमेंट्स एट अ टाइम इकट्ठी ही एग्जीक्यूट हो जाएं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता, एट अ टाइम एक ही हो सकती है। तो बोथ कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, ये इसका राइट आंसर है। What is the significance of the statement is f is equal to f multiplied by I in each iteration। देखें f is equal to f multiplied by I, इसका मतलब क्या है कि आप लोग f की जो करंट वैल्यू है उसको आप लोग I के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल इट मल्टीप्लाइज द करंट वैल्यू ऑफ f बाय द लूप काउंटर I, ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि आप लोग f को I के साथ आप लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ प्रोग्रामर इन अ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग सिस्टम? मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो डिक्लेरेटिव सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं आप लोग, प्रॉब्लम की प्रेसिस सी स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, डिफाइन करते हैं आप लोग प्रॉब्लम को प्रेसिस सी स्टेटमेंट के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर है, डेवलपिंग अ प्रेसिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जीरो कोड? अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसके मार्क्स 60 हैं, ठीक है। हमें कंडीशन ये दी हुई है कि इफ, यानी कि अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर देन या इक्वल हों, यानी कि 50 से ज्यादा हो या 50 हो, तो आपने क्या प्रिंट करना है? यू हैव पास द एग्जामिनेशन। अदरवाइज अगर 50 से कम है तो फिर क्या करना है? यू हैव फेल्ड एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे देखें मार्क्स कितने आ रहे हैं बच्चे के? 60। इसका मतलब क्या है? ये 50 से ग्रेटर है, तो 50 से ग्रेटर है तो हमने क्या प्रिंट करना है? यू हैव पास एग्जामिनेशन। तो ये इसका राइट आंसर है, यू हैव पास द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गिवन सूडो कोड? एफ इज इक्वल टू आई। देखें ये जो होता है ना, आप लोगों को जूडो कोड जहाँ पे एफ यूज करते हैं वो फैक्टोरियल होता है, तो आप लोगों ने वहां पे फैक्टोरियल काउंट करना होता है। तो ये जो जूडो कोड है इसमें हम लोग क्या करेंगे? टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ये इसका जूडो कोड का पर्पस है कि हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। लेट अ अनसॉर्टेड लिस्ट फ्रेड, एलेक्स, डियाना, बैरॉन, कैरोल, विच वन विल बी सॉर्टेड एट लास्ट। यानी कि अगर आप लोग इस लिस्ट को सॉर्ट करें, देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ए वाला जो है वो लिखे, फिर उसके बाद ये बी वाला बायरॉन आ गया, फिर उसके बाद सी वाला कैरल आएगा, फिर उसके बाद डी वाला डियाना और आखिर पे एफ वाला फ्रेड। उन्होंने ये पूछा था कि सबसे आखिर पे कौन आएगा? दैट इज अ फ्रेड। तो फ्रेड इसका जो है ना वो लास्ट जो है ना वो सही आंसर है। What does the condition temperature greater than 0 imply in the following pseudo code? Temperature greater than ये यहाँ पे देखें उन्होंने कहा while टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, यानी कि जब तक टेम्परेचर 0 से ग्रेटर रहेगा तो तब क्या करना है? टर्न ऑन हीटर। हीटर ऑन आपने करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कीप द हीटर ऑन until the temperature is greater than 0, ठीक है। यानी कि जब तक जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपने हीटर को ऑन रखना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे वो कुछ इस पे भी लगा सकते हैं कि टर्न ऑन द हीटर वंस, यानी कि एक ही दफा सिर्फ हीटर जो है ना वो ऑन रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट अगर वो होती तो फिर आप लोगों ने करना था कि सिर्फ एक ही दफा आप लोगों ने टेम्परेचर हीटर को ऑन करना है। लेकिन जहां पे उन्होंने बताया हुआ वाइल, वाइल का क्या मतलब होता है? वाइल का मतलब होता है जब तक। तो जब तक टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक हीटर जो है ना वो ऑन आपने रखना है। कीप द हीटर ऑन अंटिल द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0। SSL प्रोटोकॉल इज द बैकबोन ऑफ HTTPS। ये इसका राइट आंसर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का MCQs है। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व्हाट कम्स आफ्टर द इफ कीवर्ड इन एन इफ स्टेटमेंट? अच्छा, इफ स्टेटमेंट जो आप लोग लिखते हैं ना उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है? इफ लगा के आगे क्या आप लोगों ने लिखनी होती है? कंडीशन लिखनी होती है। ऐसा ही होता है ना, इफ आगे कंडीशन लिखते हैं आप लोग। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर है इफ, उसके बाद क्या लिखना होता है? कंडीशन लिखनी होती है। Which of the following is responsible for maintaining the anonymity of the actual client from the server over the internet? यानी कि इंटरनेट के ऊपर सर्वर और क्लाइंट दोनों को एक दूसरे से हाइड रखने के लिए, या क्लाइंट को सर्वर से हाइड रखने के लिए कि सर्वर को पता ही ना चले कि कौन जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर को। तो इसके लिए आप लोग कौन सा सर्वर होता है? ये प्रॉक्सी सर्वर होता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर आप लोगों ने याद रखना है। What distinguishes the declarative paradigm फ्रॉम द इम्पेरेटिव पैराडाइम इन प्रोग्रामिंग? डिक्लेरेटिव पैराडाइम की एक मेन फीचर यही होता है कि इसमें आप लोग क्या प्रेसिस सी स्टेटमेंट आप लोग डेवलप करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो ये इसका राइट आंसर है, डेवलपिंग अ प्रेसिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट व्हाट इज द गोल ऑफ फाइंडिंग अ जनरल एल्गोरिथम? जब आप लोग जो जनरल सा अगर आप लोग एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है बनाने का? जाहिर सी बात है जनरल एल्गोरिथम आप लोग इसलिए कहते हैं टू डेवलप एन एल्गोरिथम दैट कैन सॉल्व ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रॉब्लम। जब आप लोग एक जनरल एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसके बाद आप ऐसा एक एल्गोरिथम बनाने काबिल हो जाते हैं जो कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, टू डेवलप एन एल्गोरिथम दैट कैन सॉल्व ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रॉब्लम। हाउ इज द टर्मिनेशन कंडीशन रीच्ड इन द लूप कंट्रोल? टर्मिनेशन कंडीशन आती कैसी है कि आप लोग बार बार मॉडिफिकेशन स्टेप को अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग द मॉडिफिकेशन स्टेप रिपीटेडली। उसके बाद है इन द गिवन एग्जांपल व्हाट डज द लूप डू? यहां पे भी देखें आप लोग व्हाइल pH लेवल ग्रेटर देन 4 है और आगे स्टेटमेंट क्या है? एट अ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या बन रहा है कि जब तक pH लेवल 4 रहेगा तब तक आपने क्या करना है? ड्रॉप जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोगों ने करना है, उसमें ऐड करना है। तो ऐड अ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ द pH लेवल इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं
Under dash paradigm, a program is viewed as an entity that accepts inputs and produces output. वो वाला पैराडाइम जिसको आप लोग इनपुट देते हैं और वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वो होता है फंक्शनल पैराडाइम। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पैराडाइम्स। डिक्लेरेटिव में क्या करते हैं, पैसे से सिर्फ आप लोग स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव पैराडाइम में क्या करते हैं कि आप लोग एक एल्गोरिथम आप लोग बनाते हैं और फिर आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फंक्शनल पैराडाइम वो होता है जिसमें जो कि इनपुट आप लोग उसको देते हैं और वो फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम होता है जो कि प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में सॉल्व करता है। ऑब्जेक्ट्स में कुछ क्लासेस होती हैं तो वो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Which of the following is not a relational operator in C++? C++ के अंदर ये वाला भी ऑपरेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, इक्वल के जो है ना वो डबल साइंस, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड उसके बाद साथ में इक्वल साइन ये भी होता है और ग्रेटर देन और इक्वल भी होता है। ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल भी होता है। लेकिन ये वाला जो है ना परसेंटेज और फिर इक्वल, ये वाला C++ का रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। इन द ज़ीरो कोड एल्गोरिथम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो कोड। जो ज़ीरो कोड एल्गोरिथम होता है वो एक डायनामिक वे में आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि ज़ीरो कोड ऐसा होता है कि हर जो कंडीशन होती है ना आपने उसके हिसाब से ही ज़ीरो कोड बनाना होता है। कभी भी एक तरह का ज़ीरो कोड आप लोग यूज नहीं करते। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ज़ीरो कोड होते हैं तो आप लोग डायनामिक वे में इसको आप लोग बता सकते हैं। Which of the following informal example illustrates the concept of repeated execution of a statement as long as condition is true? यानी कि एक इनफॉर्मल कोई भी आप लोग एक एग्जाम्पल बताएं जिसमें आप लोग बार बार जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है ना वो वाली आप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट जो है ना तब तक एग्जीक्यूट आप करते रहेंगे। तो इसके बारे में इनफॉर्मल स्टेटमेंट यही बन रही है कि इफ देयर आर टिकट्स टू सेल टिकट्स, या सॉरी इसमें देखिए रिपीटेड एग्जीक्यूशन की बात हो रही है ना, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। एज लॉन्ग एज देयर आर टिकट्स टू सेल कीप सेलिंग टिकट्स। ठीक है, जब तक यही है ना, उन्होंने क्या कहा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें ये वाला आएगा एज लॉन्ग एज देयर आर टिकट्स टू सेल कीप सेलिंग टिकट्स, ये इसका राइट आंसर है। ये ऊपर इसका जो है ना वो रॉन्ग लगा हुआ है, वो आप लोगों ने नहीं करना। आगे चलते हैं। A translator which takes assembly language program as input and produces machine language code as output, यानी कि वो वाला ट्रांसलेटर जो कि इनपुट लेता है उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता है मशीन लैंग्वेज में, वो होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर ही होता है जिसको हम लोग ट्रांसलेटर बोलते हैं। साइन ऑफ मॉड्यूलस होता है ये परसेंटेज वाला जो साइन होता है ना, इसको हम लोग साइन ऑफ मॉड्यूलस बोलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम? सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम में आप लोग किसी भी स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू को सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव्स? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना प्रिमिटिव्स की, वो होती है सिंटैक्स। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और सिमेंटिक होता है जो कि आप लोग एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देते हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंटैक्स में आ जाती है। What might be true about the value of finding a related problem? ये हम लोग पहले कर चुके हैं कि जब भी आप लोग कोई प्रॉब्लम आप लोग फाइंड कर लेते हैं तो उसका क्या जो है वो फायदा होता है आप लोगों को कि उससे आप लोग को जनरल एल्गोरिथम आप लोग डेवलप कर सकते हैं। What is the purpose of the program given below? यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं if CGPA is greater than equal to 3, ठीक है, तो काउंट क्या है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप देनी है। अगर CGPA 3 या 3 से ज्यादा नहीं है तो फिर स्कॉलरशिप नहीं देनी। तो इसका मकसद क्या है कि ये डिटरमिन करना कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो डिटरमिन इफ अ स्टूडेंट क्वालिफाइज फॉर स्कॉलरशिप, ये इसका राइट आंसर है। The set of the task that ensures the software is correctly implements to specific function, वो वाला टास्क जिसमें आप लोग ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्पेसिफिक फंक्शन को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम लोग वेरिफिकेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। वाई इज द थिराक 25 इंसिडेंट कंसिडर्ड सॉफ्टवेयर फेलियर? क्योंकि उसके अंदर एक टेक्निकल इशू था, यानी कि जो है ना वो उसकी वजह से एक बंदे की डेथ भी हो गई थी। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि क्यों इस इंसिडेंट को जो है ना वो सॉफ्टवेयर फेलियर जो है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वहां पे उनके जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू था। उसके बाद इन द डिक्लेरेटिव पैराडाइम व्हाट डज अ प्रोग्रामर फोकस ऑन when presented with the problem? डिक्लेरेटिव पैराडाइम के अंदर जो इंसान है वो क्या करते हैं कि प्रोसेस कोई सी जो प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट होती है ना उसको डेवलप करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट टर्म फॉर एन एक्टिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग? जावा के लिए आप लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं थ्रेड।
ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दो बातें यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है। जावा प्रोग्रामिंग क्या यूज करती है, थ्रेड के लिए, उसके लिए हम लोग वर्ड थ्रेड यूज करते हैं, लेकिन जो एडीए प्रोग्रामिंग होती है ना, एडीए, उसके लिए टास्क यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर कंट्रोलिंग वेंडलिज्म ओवर द नेटवर्क कनेक्शंस, प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि नेटवर्क मुख्तलिफ जो कनेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें क्या आती है कि वेंडलिज्म, यानी कि कोई यूं कह लें कि करप्शन वगैरह होना या डेटा को जो है ना वो स्टील आउट करना। तो किसी भी आप लोगों की जो होती है ना, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें से ट्रैफिक को पास ऑन करने के लिए फिल्टर किया जाता है, ठीक है। तो जो फिल्टर आउट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम लोग फायरवॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक को फिल्टर आउट करने के लिए क्या होती है, फायरवॉल होती है, जिसका राइट आंसर है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट टू फाइंड आउट अ वैल्यू फ्रॉम एनी गिवन लिस्ट। सर्च आप लोग यूज करते हैं, सर्च, और आगे ये वाला जो ब्रैकेट होती है ना, ये वाली आप लोग यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग इंपेरेटिव पैराडाइम को कहते हैं, जिसको प्रोसीजरल पैराडाइम भी कहा जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। What is the role of getting your foot in the door? Getting your foot in the door प्रॉब्लम सॉल्विंग का इसका ये मतलब होता है कि आप लोगों ने डायरेक्टली कोई चीज आप लोगों ने उठ के सॉल्व नहीं कर देनी होती कोई भी प्रॉब्लम। पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, गेटिंग योर फुट इन द डोर, पहले आप लोगों ने चीज को समझना होता है और फिर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप उस चीज को आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, यानी कि डायरेक्ट उठ के आप लोग किसी मसले के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो ये इसका राइट आंसर है। A program logic written in an ordinary language illustrating a structure similar to computer instructions is known as algorithms होते हैं, जो कि आप लोग जो है ना आप लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में भी आप लोग उसको लिख सकते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के सिमिलर ही होता है, दैट इज एल्गोरिथम्स। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटीजर a इज इक्वल टू 10 प्लस 4.867। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने इसका सम फाइंड आउट करना है, तो ये इसका आंसर होगा 14.867। Which programming language was developed for scientists and engineering applications? साइंटिस्ट और जो मुख्तलिफ जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वो यूज करते हैं वो फॉर्ट्रान होती है। तो फॉर्ट्रान यहाँ पे इसका राइट आंसर है। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द फॉलोइंग ज़ीरो कोड? व्हाइल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट कीप वार्म, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है कि जब तक टेम्परेचर ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो क्या प्रिंट करना है, कीप वार्म प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर, प्रिंट कीप वार्म अंटिल द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द जूडो कोड अंटिल रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेटमेंट डेफ नेम। डेफ नेम का मतलब होता है कि एक लूप स्ट्रक्चर को पहले आप लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर करना क्या है जूडो कोड के अंदर, ठीक है। तो डेफ नेम में क्या करते हैं, टू डिफाइन अ लूप स्ट्रक्चर, इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म पोस्ट टेस्ट इन लूप स्ट्रक्चर्स। देखिए दो तरह के होते हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट वो होता है कि एग्जीक्यूशन से पहले ही आप लोग चेक कर लेते हैं कि टर्मिनेशन होनी है या नहीं होनी, ठीक है। लेकिन पोस्ट टेस्ट वो होता है कि आप लोग टर्मिनेशन के लिए तब चेक करते हैं जब लूप एग्जीक्यूट हो चुकी होती है, ठीक है। तो टेस्ट फॉर टर्मिनेशन आफ्टर लूप एग्जीक्यूशन, ये इसका राइट आंसर है। इन द प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम डिस्कवरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइंडिंग जनरल एल्गोरिथम्स। जब भी आप लोग स्पेसिफिक सॉल्यूशंस अगर आप लोग फाइंड आउट कर लेना, आप लोगों को पता चल जाए, यानी कि आप लोगों ने एक जनरल पहले एल्गोरिथम आप लोगों ने बना लिया, अब उस जनरल एल्गोरिथम के बाद आप लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर है, दे आर एसेंशियल फॉर सॉल्विंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, रीजन बिहाइंड द वेल्श NHS-IT फेलियर वाज। वेल्श NHS-IT फेलियर के पीछे यही रीजन था कि सॉफ्टवेयर के टेक्निकल इश्यूज थे, ठीक है। ये टेक्निकल इश्यूज इसका राइट आंसर है। जो द फॉलोइंग रिलेट्स टू ओरिगेमी। ओरिगेमी होती है जो पेपर फोल्डिंग एल्गोरिथम्स होते हैं ना, उनको हम लोग ओरिगेमी बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, व्हाट डज इट मीन फॉर एन एल्गोरिथम टू बी अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस होने का क्या मतलब होता है, यानी कि कहा जाता है ना कि कंप्यूटर एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो अनएम्बिगियस होने चाहिए। अनएम्बिगियस होने का मतलब यह है कि आप लोगों के जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और यूनिक इंटरप्रिटेशन उनके अंदर होनी चाहिए। द स्टेप्स आर क्लियर एंड हैव अ यूनिक इंटरप्रिटेशन, ये इसका राइट आंसर है। Which mathematician presented loosely defined problem solving phases in 1945? 1945 में जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पूरे फेजेस बताए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो थे जी पॉलिया, ठीक है। तो ये जी पॉलिया इसका राइट आंसर है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेंड्स टू अप्रोच द पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडाइम एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी
इन ADA we use the term dash for this purpose. ADA के लिए हम लोग टास्क का लफ्ज यूज करते हैं और जावा प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग थ्रेड का लफ्ज यूज करते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे रिपीट भी हो गया, ठीक है। In the context of the insertion sort algorithm, what is the restriction imposed on sorting a list? अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो होती है उसमें आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना होता है कि जितनी मेमोरी वहां पे मेमोरी स्पेस होती है उसी के अंदर ही आप लोगों ने सारी सॉर्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो सॉर्ट यूजिंग द सेम स्टोरेज स्पेस विदाउट एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस, ये इसका जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडेड ज़ीरो कोड? ये अगेन ये हो गया है रिपीट, तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है डेफिनेशन क्या है, फाइंड मैक्स, इसका मतलब क्या है, फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर इन अ लिस्ट, यही मकसद है इस ज़ीरो कोड का। इफ द कंडीशन इज इन द इफ एल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन दी जाती है अगर वो फॉल्स हो, ठीक है, ये वाली जो है ना ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए प्रोसेस लोन वाली, व्हाट फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, तो कौन सा फंक्शन आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे? हमें पता है कि जब भी जो कंडीशन दी हुई होती है जब तक वो ट्रू होती रहती है तब तक बार बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, लेकिन जब वो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहीं पे जो प्रोग्राम है ना वो टर्मिनेट हो जाता है। तो टर्मिनेट तभी होगा जब ये रिजेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है जी, जो है ना आप लोग रिजेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे जो है ना इसका आंसर शो होगा। अ पैराडाइम वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो पैराडाइम जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है हम लोग उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम कहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। इन द फॉलोइंग C++ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट Z रिप्रेजेंट, Z जो है ना ये वेरिएबल होता है, ठीक है, इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, Z इज अ वेरिएबल, जिसका राइट आंसर है इंटीजर I इज इक्वल टू 1 वाइल I स्मॉलर देन इक्वल टू 5 काउट। यार यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप इसमें जो है ना बार बार तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक I स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, ठीक है। तो 1 को 5 तक जाने के लिए कितने यहाँ पे जो है ना वो कितने टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगी? 5 टाइम ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो यानी कि पहले जो है ना वो कंडीशन चेक होगी, तो पहली कंडीशन में 1 आएगा, मतलब क्या है कि दोबारा से लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। फिर जो है ना वो चेक होगा तो कंडीशन वहां पे 2 होगी, दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगी, तो इस तरह से 5 टाइम्स ही होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ज़ीरो कोड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल्गोरिथम डेवलपमेंट? एल्गोरिथम की डेवलपमेंट में जो ज़ीरो कोड होता है उसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? सिंटैक्स, सिमेंटिक स्ट्रक्चर्स, ये इसका राइट आंसर है। जो द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन टू सेपरेट स्टेटमेंट्स इन मैनी इंपेरेटिव लैंग्वेजेस। इंपेरेटिव लैंग्वेजेस के एंड में जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए जो आप लोग यूज करते हैं वो होता है सेमी कोलन, ठीक है, यानी कि डॉट और फिर उसके नीचे जो कॉमा होता है ना, ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पे आप लोगों को शायद वो नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा सा इन्होंने लिखा हुआ था, तो सेमी कोलन जो है ना वो आप लोग यूज करते हैं। For sequential search algorithm technique, it is dash to be list as sorted in alphabetical order of names list. जो sequential search algorithm technique होती है उसमें आप लोगों ने अगर नेम किसी को सर्च करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुए हुए हों सारे के सारे नेम्स, तो मैंडेटरी जो है ना ये हम लोग करेंगे कि ये चीज जरूरी है। नेचर ऑफ एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की जो नेचर होती है वो क्या है? वो डायनामिक होता है। जो एल्गोरिथम है ना वो क्या होता है? वो डायनामिक होता है। What does the cyclic pattern of a loop involve? लूप में जो साइकिलिक पैटर्न कैसे चलता रहता है कि बार बार कंडीशन को चेक करते हैं और बार बार बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो रिपीटेडली चेकिंग द कंडीशन एंड एग्जीक्यूटिंग द बॉडी, ये वाला इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप इन द एग्जांपल बिलो एग्जीक्यूट, कितनी दफा ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगी, यानी कि शुरू में आप लोगों को क्या कितना दिया वो उन्होंने 1 है, ठीक है, और काउंटर क्या है? काउंटर +2, यानी कि हर स्टेप पे जो है ना वो 2 इसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर कितने जो है ना वो स्टेप्स होंगे? देखें, पहले 1 के अंदर 2 ऐड किया, 3 होगा, फिर 3 के को जो है ना वो चेक किया जाएगा, फिर वो 3 जो है ना वो देखा जाएगा कि ये 5 इक्वल नहीं है, अगेन दोबारा से उसके अंदर जो है ना वो 2 को ऐड किया जाएगा, फिर जो है वो 5 आएगा, इस तरह से 3 टाइम्स जो है ना ये वाली एग्जीक्यूट होगी। Dash refers to the data items that can take only values true or false. Boolean operations होते हैं जिसमें सिर्फ true या false के आप लोग values दे सकते हैं, यानी कि या 0 या 1, तो Boolean जो है ना कि इसको right answer है। What is the key characteristic of an algorithm according to the formal definition provided in the text? आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक एल्गोरिथम की जो पूरी एक डेफिनेशन दी हुई है ना उसके मुताबिक एल्गोरिथम के अंदर एक तो ऑर्डर होना चाहिए और एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर एंड एग्जीक्यूटेबिलिटी ये दोनों इसका राइट आंसर है। उसके बाद फ्लोट CGPA इज इक्वल टू 2.5 है, यानी कि एक बच्चा है उसका कितना है? CGPA 2.5 है, ठीक है। अगर CGPA ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो गिव स्कॉलरशिप, यानी अगर बच्चे का जो है ना वो स्कॉलरशिप
3 या 3 से ज्यादा है तो स्कॉलरशिप दे, अदरवाइज ना दे। तो यहाँ पे बच्चे का 2.5 है तो जाहिर सी बात है वो 3 की इक्वल नहीं है, 3 से कम है, तो हम लोग क्या वहां पे आउटपुट क्या शो होगा, सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप, ये वाला। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये दोबारा से वही रिपीट हो रहा है। तो ये हो गए हमारे आज के एमसीक्यूज। आप लोगों ने फाइनल टर्म के लिए भी यही एमसीक्यूज आप लोगों ने प्रिपेयर करके जानी है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों के हमें नासिर हो। देन थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मजीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर विजिट करें, प्ले लिस्ट के ऑप्शन पे जाएं, होम पेज पे आप लोग वहां से अपने लेक्चर्स ले लें। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।